नमस्कार 24 में आपका स्वागत है। 4 का वार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सियासत भड़क गई है और कांग्रेस का कहना है कि करप्शन को छिपाने के लिए आग लगाई गई है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी होती है और वो लगातार कर भी रही है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। नमस्कार, 4 के वार में मैं आपको बताऊंगी 26/11 के हमले की तस्वीरें हम देखेंगे। आज भी लोगों के जहन में जो बसी हुई है, उससे भी बड़ा हमला करने की साजिश गुजरात में रची जा रही थी, जिसका खुलासा एटीएस ने किया। एटीएस ने पोरबंदर से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सूरत से एक महिला आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है, जिस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जानते हैं प्रिया। बिल्कुल, देखिए आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। पूरे देश में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने राज्य में ही झटका लगा है। गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले चौथी बड़ी खबर बताएंगे मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी। तो 4 के वार में आपको मैं बताऊंगा यूपी की तस्वीर को बदलने में लगी योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है गोरखपुर में सैनिक स्कूल, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है। ये सैनिक स्कूल अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। क्या खाका इसका है, कितना अहम होगा ये पूरे पूर्वांचल के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो हमारी सहयोगी महिमा आपको बताएंगे। जी बिल्कुल आयुष, देखिए भोपाल की बात करेंगे। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आग के पीछे एक बड़ी साजिश है। करप्शन को छिपाने के लिए आग लगाई गई है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सियासत करने से बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर है। आप रिपोर्ट देखिए। इमारत में आग, सियासी गुणा भाग। आग तो बुझ गई, सियासी आग भड़क गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम 4 बजे के करीब लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सियासत भड़क गई। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का काम सिर्फ सियासत करना है और वो वही कर रही है। बता दें कि सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल में आग लग गई थी, जिसमें करीब 12,000 फाइलें और 25 करोड़ का फर्नीचर जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर बैठक की और जांच के आदेश दिए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त सतपुड़ा भवन में करीब 1,000 लोग थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। सतपुड़ा भवन में आग बुझाने में लगी 50 से अधिक फायर ब्रिगेड। सतपुड़ा भवन में लगे थे करीब 100 एसी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। 3 सीनियर अधिकारी करेंगे जांच। इसी भवन में वन विभाग, आयुष और चिकित्सा शिक्षा, संभागीय पेंशन कार्यालय, एनआईसी, आदिम जाति कल्याण के दफ्तर, पुराने रिकॉर्ड और फाइल सब आग में खाक। आग शाम के करीब 4:10 पर लगी। आग लगने की खबर भी आग की तरह फैल गई। सतपुड़ा भवन में भगदड़ सी मच गई। लोग भागे, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए। अब आपको बताते हैं कि आखिर आग ने इतना विकराल रूप कैसे ले लिया। वो वजह जिनसे फैली आग। फायर एक्सटिंग्विशर आग लगने के बाद एक्टिव नहीं हुए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, लेकिन पाइप की कमी थी। जब आग लगी उस वक्त तेज हवाएं चल रही थी। लकड़ी का फर्नीचर और कागज ज्यादा थे, इसलिए आग फैलती गई। 40 से अधिक एसी फटे, गैस सिलेंडर भी फटे। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम देरी से पहुंची। जिस वक्त आग को बुझाना शुरू किया गया, तब तक आग तीसरी मंजिल पर पूरी तरह फैल चुकी थी। तीसरी
तीसरी मंजिल पर जैसे तैसे आग बुझाई गई तो आग चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर फैल गई। बता दें कि सतपुड़ा भवन करीब 40 साल पुराना है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पहले भी 2 बार इसी तीसरी मंजिल पर आग लग चुकी है। किस फ्लोर पर क्या? पहली मंजिल NIC, दूसरी मंजिल स्वास्थ्य संचालनालय की अस्पताल प्रशासन शाखा, तीसरी मंजिल आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं, चौथी मंजिल स्वास्थ्य संचालनालय की IDSP NVBTCP शिकायत शाखा लोकायुक्त लैब सर्विस, पांचवी मंजिल MR शाखा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, छठी मंजिल सभी IAS SAS अधिकारियों और शाखाओं के अफसरों के चैम्बर। अब कांग्रेस इसे साजिश की आग बताती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बेवजह की सियासत कर रही है। जांच होने दीजिए, एक एक वजह सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इनकी तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाना। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। जिन ऑफिसेज में आग लगी है वहाँ पर ऐसा कोई ऑफिस नहीं था जिसमें किसी तरह की सरकारी खरीदारी, टेंडर प्रक्रिया, खरीद पैसे से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड कोई कार्य होता हो। एक ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया प्रोजेक्ट का ऑफिस था TADP का, जिसमें केंद्रीय अनुदान से जो पैसा आता है वो ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो लगता है उसका ऑफिस था, जिसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास भी है और हमारे पास भी, क्योंकि डिजिटल युग है तो वो हमारे पास भी पैरेलल है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है कि एक हेल्थ का ऑफिस था जिसमें कि केवल और केवल एस्टेब्लिशमेंट की फाइलें हैं, जिसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। आज चुनावी कैंपेन की शुरुआत आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने की थी। उन्होंने प्रदेश और देश के सामने कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है। घोटाला और पर्याय सरकार एक दूसरे के पर्याय है। मध्य प्रदेश सरकार और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। आप देखो कि इन्होंने CS घोटाला किया, इन्होंने अभी जो महाकाल लोक बनाया उसका घोटाला किया, इन्होंने व्यापम घोटाला किया, इन्होंने कृषि मंत्रालय में घोटाला किया, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला किया। ऐसे सैकड़ों घोटालों की लिस्ट है। तो ये सरकार घोटालों की पर्याय, जैसे ही प्रियंका जी ने कहा ये 50% कमीशन लेने वाली सरकार ने उसके एविडेंस को जला दिया। आग कैसे लगी और इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल इस आग पर सियासत तेज है। चुनाव से पहले लगी ये आग चुनाव में भी मुद्दा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात को दहलाने बीजेपी के दफ्तर को मिटान की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। ATS ने जिस महिला आतंकी सुमेरा बानो को गिरफ्तार किया है उसने कबूला है कि उन लोगों का प्लान पूरे गुजरात को आतंकी हमलों से दहलाने का था। इसका प्लान तैयार हो चुका था। आप ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। 26/11 जैसे आतंकी हमले की थी कोशिश। महिला आतंकी सुमेरा का सनसनीखेज खुलासा। सूरत में आत्मघाती हमले का था प्लान। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर को उड़ाने की साजिश। गुजरात में ATS के शिकंजे में आए 5 आतंकियों ने चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इन आतंकियों में एक महिला आतंकी भी है, नाम है सुमेरा। ATS की गिरफ्त में सुमेरा आई तो उसने खुलासा किया कि हमले की तैयारी कर ली गई थी, बस कमांडर के आदेश का ही इंतजार था। गिरफ्तार आतंकी ने बताया कि सूरत कोर्ट में आत्मघाती हमले का फरमान था। आदेश मिलते ही फिदायीन हमले की तैयारी में थी। सुमेरा ने गांधीनगर स्थित कमलम की रेकी भी की थी और ये आतंकी गुजरात से अफगानिस्तान जाने वाले थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बीजेपी दफ्तर कमलम में फिदायीन हमले की तैयारी थी। सुमेरा ने गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर की रेकी कर डाली। गुजरात में 26/11 जैसा हमला करना चाहते थे आतंकी।
पोरबंदर से पकड़े गए थे 4 संदिग्ध आतंकी। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविनेंस से रिश्ता, और इनका रिश्ता इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविनेंस से बताया जा रहा है। ISIS के इशारे पर काम करता है ये संगठन और सूरत से सुमेरा बानो की गिरफ्तारी। आतंकी हमले के बाद इनका भागने का प्लान था। पोरबंदर से नाव के जरिए खिरासन भागने की भी तैयारी, और तो और ATS अब इन 5 से पूछताछ कर रही है। जिस तरह से मुंबई में 26/11 हमला हुआ, उसी तरह गुजरात को दहलाने की साजिश कैसे रची गई, इसको लेकर सवाल कर रही है बीजेपी ने। जाहिर है कि बीजेपी के गांधीनगर दफ्तर को निशाना बनाने का जो प्लान था, ATS ने इन तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चा तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके सहयोगी ही झटका दे रहे हैं। सरकार में मंत्री रहे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, और ऐसी चर्चा है कि जल्द ही मुकेश सहनी की राहें भी महागठबंधन से जुदा हो सकती हैं। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। विपक्षी एकता का निकला दम, नीतीश से दूर हम। मांझी का दाव नया, नीतीश के प्लान की निकली हवा। नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चा की अगुवाई कर रहे हैं। विरोधी दलों के नेताओं से मुलाकात करके मिशन 2024 में मोदी को रोकने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके गठबंधन में सहयोगी जीतन राम मांझी ने ही नीतीश कुमार को झटका दे दिया है। सरकार में मंत्री मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संतोष सुमन ने कहा कि जेडीयू ने हमको विलय का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हम विलय के लिए तैयार नहीं थे। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो हैं उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं, और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे अकेला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। सियासी जानकारों की माने तो नीतीश को झटके लगने की शुरुआत हुई है। सिर्फ मांझी ही नहीं, बल्कि मुकेश सहनी भी बहुत जल्द महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। ऐसे में पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर बैठक होनी है। उससे पहले मांझी के बेटे के इस्तीफे से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि गोरखपुर का हर छात्र हर छात्रा राष्ट्रभक्त बने, न्यू इंडिया के निर्माण में वो भी भागीदार हो, और इसलिए गोरखपुर में उन्होंने सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी थी, जिसका निर्माण रिकॉर्ड तेजी के साथ हो रहा है। कैसा है गोरखपुर का ये सैनिक स्कूल, ये रिपोर्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी लगातार यूपी की तस्वीर को विकास के जरिए बदलने में लगे हैं। माफिया राज की कमर तोड़कर यूपी को निवेशकों के लिए पहली पसंद बनाने वाले योगी प्रदेश में शिक्षा को लेकर भी बेहद सजग हैं। गोरखपुर में योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सैनिक स्कूल, जिसका काम अक्टूबर 2023 में पूरा हो जाएगा। ये सैनिक स्कूल 153 करोड़ 65,89,000 की लागत से बन रहा है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाना परिसर में 50 एकड़ भूमि में निर्माण। 23 जुलाई 2021 को योगी ने किया था शिलान्यास। कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को शिक्षा, छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल का भी निर्माण।
खेलने के लिए मैदान और कोर्ट का निर्माण, एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, एक्टिविटी रूम, हेल्थ सेंटर, ऑडिटोरियम, क्लासरूम, स्टोर, प्रिंसिपल रूम का निर्माण। राष्ट्र रक्षा की नर्सरी बनेगा सैनिक स्कूल। ये अक्टूबर तक हमारा को टारगेट है खत्म करने के लिए। हमारा जो इसमें प्रोजेक्ट आज तक 70% प्रोग्रेस था और बैलेंस जो भी बचा है ग्राउंड्स बचा है। अभी ग्राउंड्स हम लोग स्टार्ट करवाए। हॉस्टल्स पूरा बॉयज हॉस्टल्स बन गए, गर्ल्स हॉस्टल बन गए, डाइनिंग हॉल बन गए और एकेडमिक तो हो गया। अभी ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज हॉल का काम प्रोग्रेस पे है और रोड्स का प्रगति और ड्रेनेज का सर्विसेज यूटिलिटीज का काम चल रहा है। हॉस्टलों में 450 का बच्चों के लिए रहने के लिए है और 150 का बालिकाओं का है। टोटल 600 बच्चों का इधर एडमिशन होता है। इसमें फैसिलिटीज है, हमारा को हॉर्स ट्रैक है, 8 घोड़ा का चलने के लिए हॉर्स ट्रैक है, इंडोर शूटिंग रेंज है, इंडोर स्विमिंग पूल है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, तो 2 टेनिस कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स 5 है। इसमें रनिंग ट्रैक है, 400 मीटर का रनिंग ट्रैक। सीएम योगी का मिशन है कि गोरखपुर के बच्चे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रक्षा का संकल्प ले, इसलिए सैनिक स्कूल का निर्माण हो रहा है। पूर्वांचल में 1932 में गोरक्ष पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने पिछड़े पूर्वांचल क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी और अब सीएम योगी सैनिक स्कूल का निर्माण करा रहे हैं। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरक्ष पीठ को शिक्षा संस्कार के माध्यम से बनाने की सोच एक पुरानी और निरंतर रही है। उनका दृष्टिकोण है कि युवाओं को केवल किताबी ज्ञान से सीमित न रखकर उनमें देश प्रेम का उत्साह और जुनून भी जगाना चाहिए। इस प्रकार वह छात्रों को देशभक्ति को महत्व समझाने और उसमें राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने में हमेशा प्रयास करते हैं। पूर्वांचल का समय एक था जो 1932 में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा था, तो तत्कालिक उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के नाम से शिक्षा का गठन किया और तब से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के लगभग सैकड़ों शाखाएं हैं जो शिक्षा में निरंतर योगदान दे रहे हैं। वो गोरखपुर जिसे कभी अपराध की नर्सरी कहा जाता था, आज वहाँ राष्ट्रवाद के बीज बोए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां न्यू इंडिया के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया और इस दौरान पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन का भी प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी राजनीतिक दलों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। तो जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो भी ये भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही करते थे। एक बड़ा हमला विपक्ष पर बोला। कहा देश के करोड़ों लोगों के साथ इन पार्टियों ने विश्वासघात किया है। देश के नौजवानों को लूटने वाली ये पार्टियां हैं। उनका रास्ता है रेट कार्ड, जबकि हम युवाओं के भविष्य को सेफ कार्ड करने का काम कर रहे हैं। रेट कार्ड आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं, जबकि हम आपके संकल्पों को साकार करने में लगे हुए हैं। नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश
और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। ऐसी